आंध्र प्रदेश में ट्रेन हादसा होता है, 13 लोग मारे जाते हैं, उसे मानवीय भूल बता दिया जाता है। रेल मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्यों भला? सीक्रेट चुनावी चंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है और सरकार का नुमाइंदा सुप्रीम कोर्ट में यह कहता है कि आम जनता को यह जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि चुनावी चंदे का सोर्स कहां है, जबकि सीक्रेट चुनावी चंदा यानी कि सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स 95% भारतीय जनता पार्टी की जेब में जाता है। इसलिए सरकार का नुमाइंदा यह कहता है कि जनता को यह जानने की जरूरत ही नहीं है कि यह चुनावी चंदा कहां से आ रहा है। अरे भाई, आप सरकार हैं, पारदर्शिता नाम की भी कोई चीज होती है। स्वागत है आपका न्यूज चक्र में। मैं अभिसार शर्मा आज एक अहम सवाल आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि क्या मोदी सरकार की कोई जवाबदेही है, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर सवालों से, जवाबदेही से यह सरकार क्यों बचती है। और यह मुद्दा मैं आपके सामने क्यों लेकर आ रहा हूं दोस्तों? मुद्दा मैं आपके सामने इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि एक ट्रेन हादसा होता है, एक और ट्रेन हादसा। पिछले कई महीनों में आधा दर्जन ट्रेन हादसा हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात, कुछ ही महीनों पहले उड़ीसा में एक ट्रेन हादसा हुआ था, 300 लोग मारे गए थे। याद है आपको? जब वो ट्रेन हादसा हुआ था तो जवाबदेही के नाम पर क्या कहा जा रहा था? उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी साजिश की बात कर रहे थे। कोई साजिश सामने नहीं आई। जब रेल मंत्री से सवाल किया जा रहा था तो रेल मंत्री भारत माता की जय कह रहे थे, आंखों से आंसू बहा रहे थे अपनी जवाबदेही से बचने के लिए। सबसे शॉकिंग बात, भाजपा का प्रचार तंत्र ही नहीं, गोदी मीडिया भी रेल मंत्री से कोई सवाल नहीं पूछ रहा था। लोग कह रहे थे कि देखो, रेल मंत्री जो हैं वो घटनास्थल पर पहुंच गए हैं, इसलिए उनसे सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है। रेल मंत्री इतने पढ़े लिखे हैं, उनसे सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और उनके कार्यकाल में लगातार एक के बाद एक ट्रेन हादसे हो रहे हैं। याद कीजिए दोस्तों, कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि हम एक कवच सिस्टम लेकर आए हैं, कोई ट्रेन हादसा नहीं होगा। मगर क्या हो रहा है? ट्रेन हादसे हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं। याद कीजिए, कवच के नाम पर क्या कहा गया था, सुनते हैं। ये तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे, उससे पहले पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवी के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए, जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी। आप जानते हैं दोस्तों, उस वक्त न सिर्फ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बचाने की कोशिश की जा रही थी, मोदी सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही थी, बल्कि उस वक्त आपको याद होगा एक काल्पनिक खलनायक पैदा किया गया था। बार बार प्रचार तंत्र जो है यह कह रहा था, भाजपा का प्रचार तंत्र, कि किस तरह से जहां पर ट्रेन हादसा हुआ है उससे कुछ दूर पर एक मस्जिद है, जबकि मस्जिद नहीं था, एक मंदिर था। उसके अलावा यह भी कहा जा रहा था कि स्टेशन मास्टर एक मुसलमान था, वो भी नहीं था। यह भी कहा गया था कि एक मुसलमान था और वो भाग गया, वो भी गलत साबित हुई। यानी कि अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इस तरह की अनर्गल बातें की जा रही थी। मकसद यही था कि किसी तरह से अश्विनी वैष्णव को बचाया जाए, यह कहकर कि भारत के अहोभाग्य, इतना पढ़ा लिखा रेल मंत्री मिला है, उसकी जवाबदेही हम कैसे तय कर सकते हैं। जबकि इस देश का लंबा इतिहास है कि चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे नीतीश कुमार हो, जब भी वो रेल मंत्री हुए हैं, जब भी बड़े बड़े हादसे हुए हैं, उनकी जवाबदेही तय की गई है, उनकी नौकरियां गई हैं। मगर नहीं साहब, अश्विनी वैष्णव जवाबदेह नहीं है। वो भारत माता की जय कहकर निकल जाते हैं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस मुद्दे पर करारा हमला बोला है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। खड़गे क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? खड़गे ने केंद्र पर निशाना साधा, कहा सुरक्षा की बातें हवा हवाई हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आंध्र प्रदेश ट्रेन हादसे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोमवार को कहा कि ट्रेनों को
धूमधाम से हरी झंडी दिखाने में जितना उत्साह दिखाया जाता है, उतना ही उत्साह रेलवे के सेफ्टी और पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए एक्शन लेने में दिखाया जाना चाहिए। एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा कि विजयनगर ट्रेन हादसे के बारे में जानकर दुखी हूं। मृतकों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने बालासोर हादसे के बाद सुरक्षा के जो भी दावे किए गए थे, वो सब हवा हवाई हो गए हैं। ये सवाल तो किया जाना चाहिए ना, बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि अब ऐसा ट्रेन हादसा नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात, बार बार एक मानवीय भूल की बात की जाती है। और इस खबर में क्या डिटेल्स हैं दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेनें टकराई, अब तक 13 की मौत, 50 घायल। आंध्र प्रदेश में विजयनगरम जिले में रविवार की शाम 2 ट्रेनें टकरा गईं। इस हादसे में 9 यात्रियों की मौत हो गई थी। सोमवार सुबह मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 13 हो गया। हादसे में 50 यात्री जो हैं घायल हैं। टक्कर विजयनगरम में आलमांडा कंकटपल्ली के बीच हुआ। ईस्ट कोस्ट के रेलवे सीपीआरओ विश्वजीत साहू ने बताया, हादसा मानवीय भूल के चलते हुआ। विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को ओवरशूट किया, जिससे यह आगे चल रही विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन से भिड़ गई। टक्कर से दोनों ट्रेनों के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से 3 कोच आगे की ट्रेन के और 2 पीछे आ रही ट्रेन के थे। सिग्नल ओवरशूट यानी कि प्रशिक्षण में कमी। अब भाई जवाबदेही तो कहीं ना कहीं तय की जाएगी ना, बार बार मानवीय भूल का हवाला। यह सवाल किया जाना चाहिए कि आखिर क्या बात है कि एक के बाद एक ट्रेन हादसे होते हैं। और आप जानते हैं, बालासोर ट्रेन हादसे में सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उस वक्त बाकायदा इससे पहले जानकारों ने चेतावनी दी थी कि ऐसे छिटपुट हादसे हो रहे हैं और ऐसा बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसी उस वक्त चेतावनी दी गई थी दोस्तों, मगर उन चेतावनियों पर बिल्कुल भी काम नहीं किया गया और आपके सामने परिणाम है। चलिए मान लिया कि इस हादसे में गलती ट्रेन चलाने वाले व्यक्ति की थी, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम अपनी गलतियों से सीख ले रहे हैं? और जवाबदेही से केंद्र सरकार को क्यों बचाया जा रहा है भाई, और बार बार बचाया जा रहा है क्यों? मुद्दा सिर्फ आंध्र प्रदेश ट्रेन हादसा नहीं है जिसमें 13 लोग मारे गए हैं। आप जानते हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने सीक्रेट चुनावी चंदा, वो मुद्दा सामने है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं सीक्रेट चुनावी चंदा यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्या मतलब है। स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली यह सौगात लेकर आए थे। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति बैंक में जाकर बॉन्ड्स बनवा सकता है, 10,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक, और आप अपनी काली कमाई आसानी से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं। आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। सबसे शॉकिंग बात, इस मुद्दे को लेकर जब यह योजना आई थी तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपत्ति जाहिर की थी। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने भी आपत्ति जाहिर की थी, मगर उस वक्त के वित्त मंत्री ने इसे खारिज कर दिया। अब मैं चर्चा आपके सामने क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जब आया तो केंद्र सरकार के जो नुमाइंदे थे उन्होंने क्या कहा है दोस्तों, इस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। Citizens don't have right to know source of political parties fund, Attorney General tells Supreme Court India in electoral bonds case। आज ही अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है और यह कहा है कि जो देश के नागरिक हैं उन्हें यह जानने का अधिकार नहीं है कि चुनावी चंदे का सूत्र क्या है, यानी कि चुनावी चंदा कहां से आ रहा है। क्योंकि चुनावी चंदे को चुनौती यह दी जा रही है कि इस चुनावी चंदे से भारतीय जनता पार्टी में 95% फंड जा रहा है और उससे फायदा मिल रहा है, और कई लोग अपना काला धन वो सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को दे रहे हैं, और उसमें से 95% भाजपा की जेब में जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया भाई कि देश के नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि यह चुनावी चंदा आ कहां से रहा है। तो केंद्र सरकार के नुमाइंदे ने कहा है कि नहीं, नागरिकों को यह जानने का अधिकार नहीं है।
नागरिकों को यह जानने का अधिकार हो सकता है कि भाई जो प्रत्याशी है उसका आपराधिक बैकग्राउंड है या नहीं, आपराधिक पृष्ठभूमि है या नहीं, मगर पैसा कहां से आ रहा है यह जानने का अधिकार नहीं है। यानी कि एक और तरीके से यह बतलाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। आम इंसान सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ सकता। हम सीधे सवाल पूछना चाहते हैं, आखिर क्यों? जबकि आज से करीब 3 साल पहले मैंने एक कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम में मैंने बतलाया था कि चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर आपत्ति जाहिर की थी। आपको याद है? आप भूल गए? आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने अपनी क्या आपत्ति जाहिर की थी। सुनते हैं। यह बिल संसद में आया 1 फरवरी को और उसके ठीक 4 महीने बाद यानी मई 2017 में चुनाव आयोग ने लॉ मिनिस्ट्री को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने क्या लिखा मैं आपको बताता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को विदेशी सोर्सेस से संभावित अवैध चंदे को छिपाने में मदद मिलेगी। संदिग्ध चंदादाता फर्जी शेल कंपनियां स्थापित करके राजनेताओं के पास काला धन पहुंचा देंगे और पैसे का सही सोर्स कभी सामने नहीं आएगा। दरअसल चुनाव आयोग चाहता था कि इस बिल को वापस लिया जाए। न खाऊंगा न खाने दूंगा। और वो इसलिए कह रहा था वापस लिया जाए क्योंकि उसे लग रहा था कि इससे जो चुनावी पारदर्शिता है वो खत्म हो। मगर मैं आपको बता दूं कि उस वक्त चुनाव आयोग में इस सरकार के खास ब्यूरोक्रेट्स नहीं थे। मसलन सुनील अरोड़ा, मसलन सुशील चंद्रा उस वक्त नहीं थे। उस वक्त चुनाव आयोग की जो चेहरा था वो अलग था। शायद इसी वजह से चुनाव आयोग अपनी आपत्तियां दर्ज कर रहा था। मगर मोदी सरकार ने क्या किया? पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आरबीआई और चुनाव आयोग को लेकर बैठक बुलाई जाए और यह बैठक हुई 19 जुलाई 2017 को। उस वक्त के वित्त सचिव एससी गर्ग ने बाद में अपनी फाइलों में कहा कि जो तमाम अधिकारी आए थे आरबीआई से या चुनाव आयोग से, उन्हें समझा दिया गया है, इस बात पर जोर दिया गया है कि यह योजना सबको समान अवसर देती है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को समान अवसर देती है और इससे सत्ता पक्ष को फायदा नहीं होगा। यानी कि चुनाव आयोग ने जो भी आपत्ति दर्ज की थी उसका लिखित जवाब नहीं दिया गया। आज हम सवाल पूछना चाहेंगे दोस्तों, आखिर क्यों? और क्या आप जानते हैं सबसे शर्मनाक बात क्या है? कल भारतीय जनता पार्टी के नेता पीयूष गोयल ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जैसा कि उम्मीद की जा रही है, जो तमाम मुद्दे आज हम अपने कार्यक्रम में उठा रहे हैं, जो नितिन सेठी ने अपनी रिपोर्ट में उठाई है, उस मुद्दे को लेकर किसी पत्रकार ने सीधा सवाल पीयूष गोयल से नहीं किया। मसलन किसी ने शायद उनसे पूछ लिया होगा चुनाव आयोग के बारे में, मगर यहां पर पीयूष गोयल का जवाब बहुत ही हास्यास्पद है। वो अब भी ये कह रहे हैं कि उम्मीद है चुनाव आयोग ऐसा करेगा। सुनिए। मैं समझता हूं इस पे पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने स्टडी करना चाहिए और मुझे विश्वास है कि वो संतुष्ट होंगे कि एक अच्छा पारदर्शी ईमानदार पैसा भारतीय राजनीति में आने का एक अच्छा साधन हमने देश के समक्ष रखा है। सफलता से इसका प्रयोग हुआ है। यानी कि 2 साल बाद अब भी आप उम्मीद जता रहे हैं कि चुनाव आयोग ऐसा करेगा, जबकि चुनाव आयोग की आपत्तियां तो ऑन रिकॉर्ड हैं, स्पष्ट हैं। आप इसका जवाब आखिर क्यों नहीं देते? न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो देखा आपने कि बीजेपी ने किस तरह से मुद्दे को ही टाल दिया। जी हां दोस्तों, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो यह तो हुआ चुनाव आयोग। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर आपत्ति जाहिर की थी। क्या कहा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने? और यही न्यूज क्लिक पर मैंने वो कार्यक्रम किया था। सुनते हैं। आपत्ति नंबर 1, इससे मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलेगा। आपत्ति नंबर 2, भारतीय करेंसी पर, भारतीय पैसे पर भरोसा टूटेगा। आपत्ति नंबर 3, केंद्रीय बैंकिंग कानून के बुनियादी सिद्धांतों पर ही खतरा आ जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बात कही थी जो उसे कहने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा था कि इससे चुनावी पारदर्शिता पर असर पड़ेगा, यानी कि जो हमारे चुनाव होते हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हो सकेंगे। सत्ता पक्ष के समर्थन में पूरी प्रक्रिया हो जाएगी।
क्या कहा था मैं आपको बताता हूं। उन्होंने यह कहा कि अगर इसका इरादा यह है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने वाला व्यक्ति, संस्था या इकाई राजनीतिक दल में दान दे सके, तो वो तो आप डिमांड ड्राफ्ट, चेक या फिर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल पेमेंट के जरिए भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस बिल की जरूरत नहीं है, यह तो सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत हो सकता है। और आरबीआई ने एक और अहम बात की। उन्होंने कहा कि अगर यह बिल वजूद में आ जाता है तो इंटरनेशनल नॉर्म्स, यानी कि जो स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, वो बिगड़ जाएगी। आरबीआई ने सख्त हिदायत दी थी, मगर सरकार ने तो मन बना लिया था। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हसमुख अढ़िया हैं, राजस्व सचिव। उन्होंने क्या जवाब दिया आरबीआई की इस आपत्ति पर, यह भी पढ़िए। वो कहते हैं, मुझे लगता है आरबीआई दानदाता की पहचान को गुप्त रखने के मकसद से लाए जा रहे प्रस्तावित प्रीपेड बेरर इंस्ट्रूमेंट के तंत्र को ठीक से नहीं समझ पाया है, जबकि उसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि जो भी दान देगा वो उस व्यक्ति के टैक्स पेड पैसे से ही होगा। तो एक तरफ तो हसमुख अढ़िया यह कह रहे हैं कि साहब आरबीआई समझ नहीं पाया, मगर बाद में उन्होंने जो कहा वो पूरी तरह से विरोधाभास है। वो क्या कहते हैं, आरबीआई की सलाह काफी देर से आई और इकोनॉमिक बिल पहले से ही छप चुका है, इसलिए हम अपने प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि पहले तो आप कहते हैं आरबीआई समझ नहीं पाया, बाद में आप कहते हैं क्योंकि इनका सुझाव बहुत देर से आया, इसीलिए हम अपने इकोनॉमिक बिल में इसको शुमार नहीं कर सकते। इसका अर्थ क्या हुआ कि आरबीआई ने जो आपत्तियां दर्ज की थीं, उसको लेकर मोदी सरकार ने कोई तर्क नहीं दिया, किसी भी तरह से गंभीरता से उसे संबोधित नहीं किया। तो देखा आपने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी आपत्ति जाहिर की थी और चुनाव आयोग ने। और आप जानते हैं, इस स्कीम में यह भी कहा गया है कि भाई कोई भी बिजनेस हाउस किसी भी पॉलिटिकल हाउस को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकता है और यह पता नहीं चलेगा कि कौन चंदा दे रहा है। यह भी गलत है, क्योंकि सरकार यह पता लगा सकती है, क्योंकि जब आप वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं ना, तो आपको एक यूनिक नंबर मिलता है और उस यूनिक नंबर की जानकारी सरकार के पास पहुंच सकती है। सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के नुमाइंदे ने क्या कहा है अदालत में, आपके स्क्रीन पर। फर्स्टली, there can be no general right to know anything and everything without being subjected to reasonable restrictions. Secondly, the right to know as necessary for expression can be for specific ends or purposes and not otherwise. हर चीज पर आपको राइट टू नो नहीं हो सकता, यानी कि हर चीज की जानकारी आपको नहीं हो सकती, केंद्र सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर आपत्ति जाहिर की, चुनाव आयोग ने इस पर आपत्ति जाहिर की, तो फिर आम इंसान को जानने का अधिकार क्यों नहीं है? और एजी आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के सामने कह रहे हैं कि नहीं साहब, कोई जरूरत नहीं है जानने की? यह तो बहुत ही अजीबो गरीब बात हुई ना। आखिर मोदी सरकार जवाबदेही से बचती क्यों है? भाई, जो पत्रकार आपसे सवाल करे उस पर आप ईडी, इनकम टैक्स की रेड पड़वाएं, उसे यूएपीए की धारा में जेल में भेज दें। जो सामाजिक कार्यकर्ता आपसे सवाल करें उसे आप जेल में रखें। यह क्या मतलब हुआ भला? जवाबदेही से आप कैसे बच सकते हैं? खासकर वो शख्स जो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, प्रधानमंत्री भी नहीं, प्रधान सेवक कहते हैं। मैं मानता हूं यह संगोल युग चल रहा है, मैं मानता हूं कि अमृतकाल चल रहा है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि आप जवाबदेही से बचेंगे। आपको सवालों के जवाब देने होंगे, चाहे रेल मंत्री हो, चाहे सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सरकार की जवाबदेही हो। आप सवाल से बिल्कुल नहीं बच सकते, और मैं सवाल पूछता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।